गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे ईवी लुकास द्वारा बताया गया थर्ड थॉट्स, जो मूल रूप से एक मुहावरे के ऊपर टिका है और मुहावरे का नाम है सेकंड थॉट। सेकंड थॉट का अर्थ होता है बार बार विचार करना या बार बार पुनः विचार करना, उसी को सेकंड थॉट कहते हैं। अभी तक जितना हम पढ़े थे उसमें इतना हम देख लिए थे कि लेखक कहते हैं कि ये कहानी मुझे अपने दोस्त ने सुनाई और इसमें ये बताया गया कि एक विक्रेता है, वो एक व्यापारी है, वो जब सामान खरीदता है तो महंगे से महंगा खरीदता है और जो बेचता है तो कम से कम पैसे में बेचता है। यानी व्यापार की देवी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं थी। लेकिन एक घटना ऐसी है जिसने उसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या उसकी किस्मत नहीं बदल गई है, क्या वह स्वयं नहीं बदल गया है, और फिर लास्ट में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। चलिए जी, वो कह रहा है कि मैं चर्च वाली गली में घूमते घूमते एक ऐसे पोर्टफोलियो को देखता हूँ। पोर्टफोलियो का अर्थ होता है चित्रों का संग्रह है, जिसमें मुझे एक चित्र महान चित्रकार टर्नर का मिलता है और बेचने वाले को पता नहीं। तो मैंने बिना रुचि दिखाए हुए पूछ लिया कि इसके कितने पैसे। द डीलर सेड, विक्रेता ने कहा, वेल खैर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक टर्नर यानी चित्रकार, यदि वास्तव में चित्रकार टर्नर का होता, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। वर्थ का अर्थ होता है कीमत होना, कि इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत जो है वो 10 शिलिंग है। 10 शिलिंग है फिलहाल इसकी कीमत। आगे देखिए, ये मुद्रा का नाम है, पाउंड के लिए आती है ये, शिलिंग्स को मिला के पाउंड बनता है। ठीक है जी, यानी 100 शिलिंग में 1 पाउंड बनता है। यू कैन हैव इट फॉर डैट, यदि आप इसको लेना चाहें तो 10 शिलिंग खर्च करके आप ले सकते हैं। बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, देखना इसी लाइन का अर्थ, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इफ़ यू डोंट आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे ये है इफ़ यू डोंट परचेज इट, इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि आप नहीं खरीदते हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डीलर अपनी चालबाजी दिखा रहा है। हर डीलर, बेचने वाला अपनी चतुराई दिखाता है, खरीदने वाला अपनी चतुराई दिखाता है। स्वाभाविक बात है, हम किसी दुकान में जाते हैं तो अपना मकसद होता है कि उस चीज़ को कम से कम रेट पे खरीदना। दुकानदार का मकसद होता है अपने को उस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने से पैसे वसूलना, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा और हम कम से कम पैसा देना चाहेंगे। तो उसने कहा यदि खरीदो तो ठीक है, नहीं खरीदो तो कोई बात नहीं, बिकॉज क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जाऊंगा। शुड टेक इट विद मी, इसको भी मेरे साथ ले जाऊंगा, टू गेट एन ओपिनियन, और वहाँ जो महान चित्रकार हैं, बड़े बड़े विक्रेता हैं, उनको ये दिखाऊंगा, पता करूंगा क्या ये वास्तव में टर्नर का वास्तविक चित्र है, और यदि वास्तविक चित्र निकला तो पैसों की कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। आई पॉन्डर्ड यानी विचार करना, कि मैंने विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडिड, और उसने अपनी बात में एक और चीज़ जोड़ दी। एडिड का अर्थ है अपनी इसी बात में, ये जो बड़ी बात कर रहा था ना वो, कि खरीदो तो ठीक है, ना खरीदो तो हम अगले सप्ताह लंदन जाएंगे, इसको साथ ले जाएंगे, उसी बात में एक चीज़ और जोड़ दी। तब तक अपना जो नरेटर है वो तो विचार ही कर रहा था बेचारा। क्या कहा, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, कि ध्यान रखिए, माइंड यू का अर्थ याद रखना, ध्यान रखना,
मैं गारंटी नहीं लेता कि ये टर्नर का ही चित्र है। मैं नहीं कह रहा कि ये टर्नर का, फिर बाद में आके झगड़ा करोगे। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। आई गेव हिम द 10 सीलिंग, और अपना नरेटर कह रहा है कि मैंने वो 10 सीलिंग जो हैं वो उसको दे दी, यानी 10 सीलिंग में वो पेंटिंग ही खरीद ली। बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अद्भुत, अविश्वसनीय। वो कह रहा है कि मैंने वो खरीद ली, और अब मीन्स का अर्थ होता है तरीका या साधन। बड़े ही अद्भुत तरीके से आई फाउंड ए परचेजर, परचेजर करता है खरीदार, और मुझे बड़े ही अजीब ढंग से खरीदार मिल गया। और उस खरीदार ने किसके लिए? फॉर द ड्राइंग, वो चित्र जो उसने 10 सीलिंग में खरीदा था, एट 50 पाउंड्स। बताओ, 10 सीलिंग में खरीदे गए को उसने 50 पाउंड में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 50 पाउंड में उसको उसने बेच दिया। तो उसको कितने का मुनाफा हो गया? 49 पाउंड्स 10, ये 10 या 20 सीलिंग में 1 पाउंड होता है। 20 सीलिंग के बराबर क्या हुआ? 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड। और उसने वो कितने पाउंड में बेच दिया? 50 पाउंड में बेच दिया। तो 50 पाउंड में बेचा, इसका मतलब 49 तो पूरे और 10 सीलिंग, इतने का मुनाफा करेगा वो। अभी आएगा आगे, आप देखना। ड्रॉइंग एट 50 पाउंड्स, देर इज नो नीड टू टेल, और आपको ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स, नैरेटिव का अर्थ है घटना, कि आपको यह कतई बताने की जरूरत नहीं है। कि क्या बताने की जरूरत नहीं है? देखना, नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि इस कहानी का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि मैंने कलाकृति खरीदने वाले से किस प्रकार सौदेबाजी की, बल्कि यह बताने में है कि मैंने किस प्रकार अपनी आत्मा से सौदेबाजी की। ध्यान से देखना, फॉर द पॉइंट, उद्देश्य, ऑफ दिस नैरेटिव, इस कहानी का, रिसाइड इसका अर्थ था विद्यमान रहना, नोट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर, कि मैं ये जो सुना रहा हूँ इसका उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य इस बात में रिसाइड है, यानी निहित नहीं है कि मैंने किस प्रकार सौदेबाजी की, किससे? खरीदने वाले से। थोड़ा ध्यान से समझना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। वो ये पूरी कहानी, पूरी मतलब ये पूरा पाठ, वो कह रहे हैं मैं ये जो पूरा पाठ आपको सुना रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं सुना रहा कि मैंने किस प्रकार वो तस्वीर बेची ना, तो फिर क्यों सुना रहा है? बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, कि मैंने इस सौदेबाजी के साथ ही अपनी आत्मा से भी सौदेबाजी की। तभी दिमाग में आपके पहला प्रश्न बनेगा कि सर जी अपनी आत्मा से सौदेबाजी कैसे की? अपनी वो आत्मा से सौदेबाजी करेगा, लेकिन अभी नहीं, आगे आप कहानी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये जो बात इस लाइन में इसने कही है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है जी। द एस्टोनिश फैक्ट रिमेन्स, एस्टोनिश आश्चर्यचकित करने वाला, फैक्ट का अर्थ है तथ्य, रिमेन्स का अर्थ विद्यमान है, डेट आई अचीव, कि मैंने प्राप्त कर लिया, ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड 10, 49 पाउंड तो पूरे और 10 सीलिंग, क्योंकि 20 सीलिंग का एक पाउंड होता है। पाउंड आपको पता है मुद्रा होती है, जैसे डॉलर, यूरो, वैसे। एंड वॉज ड्यूली इलेक्टेड, देखिए ड्यूली इलेक्टेड का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्नचित्त होना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। आई देन बिगन टू थिंक, और तब मैंने सोचना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये सोचना शुरू करेगा तो ये अपनी आत्मा से सौदेबाजी करना शुरू कर देगा। अब किस प्रकार वो अपनी आत्मा से बार बार सौदेबाजी करता है वो आप ध्यान से देखना। द डीलर, डीलर यानी जिस व्यक्ति ने अपने लेखक को
वह पेंटिंग बेची थी। विक्रेता, डीलर का अर्थ होता है विक्रेता। ब्रैकेट में लिखा है सो माई थॉट्स रन, थॉट यानी विचार, रन का अर्थ चलना, और इस प्रकार उसके विचार चलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या सोचता है कि डीलर इन डेड लिटिल स्ट्रीट, कि उस छोटी सी गली में बैठा वो विक्रेता, कैथेड्रल यानी चर्च के बगल में एक छोटी सी दुकान है और रोड के ऊपर बैठा हुआ विक्रेता, ये आगे आ भी गया देखना, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, यानी उस चर्च के पश्चिम दरवाजे की छोटी सी गली में वो रहता था। ही ought to participate in this, देखिए ought to मॉडल होता है और मॉडल ought to का प्रयोग होता है नैतिकता के लिए। किसके लिए? नैतिकता के लिए। जैसे हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापक का मान सम्मान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं नैतिकता। और इनके लिए हमें एक मॉडल सिखाया गया 10वीं क्लास में, शुड। और यदि ये मॉडल शुड ना हो तो उसकी जगह एक मॉडल काम में आता है और वो है ought to। अब ये कह रहा है, ये ही आया है इस डीलर के लिए कि उस डीलर को भी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सेदारी इन दिस। पहली बार इसने मुनाफा कमाया है और क्या कह रहा है कि इस मुनाफे में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी तो देखो उसकी भी होनी चाहिए बेचारे की। ही बिहेव वेरी वेल टू मी, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी, फिर आ गया देखो नैतिकता, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और बड़ा ही अच्छा होगा यदि मैं उसे इसका आधा हिस्सा दे दूं। फेयर का अर्थ होता है सही, कि बड़ा सही होगा, न्यायपरक होगा कि यदि मैं उसको आधा हिस्सा दे दूं। पहली बार मुनाफा कमाया है, और देखो अब पहली बार जब विचार किया तो कितना देना चाहता है? हाफ। 49/2 आप यदि करेंगे तो कहना चाह रहा है कि वो 28 पौंड जो है वो उसको देना चाहता है। किसको? उस डीलर को। वो ये चाह रहा है 28 क्या 24, सॉरी 24 पौंड उसको देना चाह रहा है कि 24 पौंड तो चलो उसको दे देते हैं। किसको? जिससे मैंने पेंटिंग खरीदी थी। देयर अपॉन आई सेट डाउन, और इसी बात पे विचार करते करते वो कह रहा है मैं बैठ गया। रोट ए लिटिल नोट, रोट का अर्थ है लिखा, लिटिल का अर्थ है छोटा सा, नोट का अर्थ है पत्र। सेइंग, जिसमें ये मैंने लिखा डेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल का अर्थ है संभावित, संभावित, क्योंकि उस समय तो अपने लेखक को भी नहीं पता था कि ये चित्र वास्तव में टर्नर का है। तो अब वो पत्र किसको लिख रहा है? उस डीलर को, जिसकी दुकान कहाँ है? चर्च के बगल में छोटी सी दुकान, उसको पत्र लिख रहा है। और क्या लिख रहा है कि वह संभावित टर्नर की चित्रकारिता विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, रिकलेक्टेड का अर्थ होता है याद रखना, जिसको निसंदेह आप भूले नहीं होंगे। हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का अर्थ होता है असली, टर्न आउट का अर्थ होता है साबित होना, साबित होना। पत्र में लिखा गया कि आपको याद होगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा कि आपने मुझे एक पेंटिंग बेची थी और वह टर्नर की संभावित पेंटिंग क्या साबित हुई? असली साबित हुई। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स। वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। एनक्लोज का अर्थ होता है जोड़ देना, नथी करना, शामिल करना। प्रोसीड का अर्थ होता है ध्यान रखना, प्रोसीड का अर्थ होता है मुनाफा। क्या होता है? मुनाफा। अब एक यहाँ से एक वर्ड और याद रखना, प्रोसीड के सहारे सहारे एक और वर्ड होता है प्रोसीडिंग्स। इसका अर्थ होता है जी कार्यवाही। याद रखना आप, प्रोसीड्स मुनाफा, और मुनाफे में से आधा धन आपको देने में मुझे बहुत खुशी
हो रही है एज आई कंसिडर, क्योंकि मैंने ये विचार किया है, कंसिडर करना, विचार करना, डेट द ओनली जस्ट, कि मैंने एक ऐसा विचार किया है कि सबसे अच्छा ये होगा, क्या होगा देखना, एंड डिसेंट कोर्स, कि ये मैंने ये विचार किया है कि ये बहुत ही अच्छा होगा और डिसेंट कोर्स होगा। देखिए कोर्स का अर्थ होता है वर्क, कार्य, और डिसेंट का अर्थ होता है शानदार, कि यह एक शानदार कार्य होगा, यानी एक तरीके से यह मिसाल होगी। यह पत्र उसने शाम को लिखा, हैविंग नो स्टाम्प्स, क्योंकि उस समय उसके पास स्टाम्प नहीं थी, यानी टिकट नहीं थी। द आवर बीइंग लेट, और मैं लेट हो चुका था। आई डिडेंट पोस्ट दिस, मैं उस पत्र को डाल नहीं पाया। एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला। पहली बार कितना मुनाफा देना चाहता था? आधा, यानी 24 पाउंड। कह रहा है उस समय टिकट नहीं थी तो मैं भेज नहीं पाया, सोचा कि सुबह टिकट लूँगा और इस पत्र को भेज दूंगा, और उसके साथ ही 24 पाउंड का चेक जो है वो भेज दूंगा, और पत्र भी वो भेजने की सोच रहा। अब वीडियो ये रोकते हैं और इसे आगे कल देखेंगे। अब वो भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ये तो कहानी भेजेंगे तब पता चलेगा कि वो कितना पैसा भेजेंगे। अब बात करते हैं अपने इस सितंबर माह में होने वाले टेस्ट। तो सितंबर माह में जो होने वाला टेस्ट है उसमें मैं 2 पार्ट दे रहा हूँ आपको, और दोनों ही पार्ट महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो पार्ट है जो आपके टेस्ट में आएगा, वो है जी आपका रेड ट्रैप, ये पार्ट उस टेस्ट में आएगा। मैं लास्ट वाले जो पार्ट हैं उन्हीं को उठा रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि कुछ एक विद्यार्थी जो लास्ट में जुड़े हैं उन्होंने शुरुआत के पार्ट जो नहीं पढ़े इसलिए, और दूसरा पार्ट जो है वो है DROUGST ड्राउट। तो ये जो 2 पार्ट हैं वो 12वीं बायोलॉजी और सी को मैंने दिए हैं, वो आप तैयार कर लेना। आपके नंबर भले ही 4 आ जाएँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप नकल नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। जैसा कि आप सब टीवी वगैरह इंटरनेट से देख पा रहे हैं कि शायद 1 अक्टूबर से 12वीं के बच्चों को बुलाया जाए, हो सकता है 30 बच्चों को बुलाया जाए। इसका मतलब ये तो संकेत साफ है कि परीक्षा मार्च में होगी, तो हो सकता है कुछ सिलेबस कम हो जाए और इसके बाद अपना चलेगा कंपोजिशन। तो ये नहीं हो सकता कि परीक्षा आगे जाएगी, परीक्षा उसी समय होगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ। हालांकि कुछ एक विद्यार्थी हैं वो मुझे बार बार मैसेज भी करके कहते थे, अब तो बहुत खुश है वो कि सर जी टेस्ट का प्रावधान रखो, हमारी तैयारी हो जाती है। तो वो विद्यार्थी हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, और 1-2 विद्यार्थी मैं ऐसे देख रहा हूँ, पता चल जाता है जी, अनुभव बहुत लंबा रहता है, वो नकल करते परीक्षा देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि मेरी इन 2 क्लास से चाहे नंबर 5 आओ चाहे 4 आओ, जो भी आएंगे वो पढ़ाई के नंबर होंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। धन्यवाद।